जी हाँ दोस्तों, कैसे हो आप सभी। 10वीं क्लास के प्रिय लाडलों, आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जी हाँ, मैं आपको हल करवा था प्रश्न पत्र 2014 का माध्यमिक परीक्षा। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका पहला कि आपके पास कोई एक द्विघात व्यंजक है के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3k के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3k और कह रहा है कि शून्यकों का योग और उनके गुणनफल के बराबर है। शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है। तो आप k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है आपको? k का मान। तो देखो, शून्यकों का योग और उनका गुणनफल की बात हो रही है। तो आप जानते हो कि शून्यकों का योग, कोई शून्य के आपके अल्फा प्लस बीटा, उनका योग किसके बराबर होता है? माइनस एक्स का गुणा माइनस बी अपॉन ए। और इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल आपका क्या होता है? सी अपॉन ए। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। क्या कह रहा है? बराबर। तो आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा गुणा बीटा, ये होगा। कह रहा है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आपस में बराबर हैं। तो देखो, आपका शून्यकों का योग किसके बराबर है? माइनस बी अपॉन ए। और आपका शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर है? सी अपॉन ए। ए से आपका ए गया, माइनस बी बराबर सी। माइनस बी आपका क्या होता है? माइनस बी आपका क्या होता है बताओ लाडलो? अरे एक्स का गुणा क्या होता है? एक्स गुणा तो आपका x का गुणा क्या है? 5। और c आपका क्या होता है? उस द्विघाती बीजीय व्यंजक का अचर पद है आपका 3k। तो आपका k बराबर क्या गया? -5/3। ये आया आपका k का मान। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हाँ दोस्तों, समझ में आते ही आप लाइक बटन दबाते रहना और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका समांतर श्रेणी का। क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी के बारह पदों का योग 468 है और इसका सार्वय अंतर 6 है, तो आप 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि आपके प्रथम 12 पदों का योग, मतलब आपको क्या दे रखा है? S12 दे रखा है। S12 आपको कितना दे रखा है? 468। 12 पदों का योगफल है आपका 468 और इसका सार्वय अंतर आपको d दे रखा है। क्या आपको d दे रखा है? 6। और कह रहा है 10वां पद ज्ञात करो। आपको व्यापक पद ज्ञात करना है 10वां। तो दोस्तों, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक कोई समांतर श्रेणी है, उसमें आपके 12 पदों का योगफल 468 है और उसका सार्वय अंतर 6 है। तो आपको 10वां पद ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे दोस्तों? चलते हैं। देखो, हम जानते होंगे आप कि एस एन बराबर आपका क्या होता है? n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 गुणा b। ये होता है एस एन। 12 पदों का योगफल कितना दे रखा है? 468 बराबर n क्या है आपके? 12। n क्या है? 12 बटा 2 2 a आपको दे भी रखा है। ये तो ज्ञात करना है। n 12 माइनस 1 गुणा d क्या है आपका? सार्वय अंतर है जो आपका 6। ये होगा दोस्तों। आगे आपका क्या हो जाएगा? 468 12 में 2 का भाग दिया, 6 बार गया 2a प्लस 12 माइनस a 11 को 6 से गुणा किया तो आपके क्या आया? 7। कोई संशय इसमें? फिर चलते हैं आगे की तरफ। कोष्टक को हल कर लो। कोष्टक 6 बार है, इसको अंदर गुणा कर लो तो आपके क्या आ जाएगा? 468 बराबर 6 को 2a से गुणा किया तो आपके क्या हो गया? 12a। और आपने 6 को 7 से गुणा किया, 6 को 6 से गुणा किया आपका 36। ऐसे लगे 3, 6 को 6 से गुणा किया 36, 36 प्लस आपका 3 कितना हो गया? 39। ये होगा लाडला। अब आपको एक का वैल्यू ज्ञात करनी है तो आप क्या करो? पक्षांतरण। तो आपने यहाँ क्या किया? पक्षांतरण करने पर क्या करने पर? पक्षांतरण करने पर तो आपके क्या हो जाएगा? 12a बराबर 468 माइनस 396। ये होगा 468 में से आपको 96 माइनस करने हैं। तो कर दो लाडला। कितना बचेगा पीछे? 8 में से 6 गया, पीछे बचा आपका 2।
8 में से 6 गया, पीछे बचा 2 और आपके 16 में से 9 गए, पीछे बचा आपका 7। यही होगा और a बराबर आपका क्या हो जाएगा 72 बटा 12 और 72 में आपका 12 का भाग कितनी बार जाएगा 6 बार। तो आपका प्रथम पद क्या आ गया 6। फिर कह रहा है आपको क्या कह रहा है आपका अगला 10वां पद ज्ञात करो आप व्यापक पद। तो हम जानते हैं कि व्यापक पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है आपका a बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अब देखो इसमें a आपका 6 आ गया, n आपका 10 आ गया और d आपका 6 जो कि इसमें दिया हुआ था, बस कुछ नहीं रख लो आपके। तो a 10 बराबर a 6 प्लस n क्या है 10 माइनस a गुणा d क्या है आपका 6। तो आपका a 10 बराबर 6 प्लस 10 में से a गया 9, 9 को 6 से गुणा करोगे आप क्या आएगा 54। तो आपका a 10 बराबर 6 प्लस 54 कितने हो गए आपके 60। 10वां व्यापक पद कितना आया 60। तो समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन। दोस्तों वापस देखो एक बार यदि आपको समझ में नहीं आया, क्वेश्चन कह रहा है 12 पदों का योगफल 468 है। 12 पदों का योगफल कितना दे रखा है 468 है और सारे आंसर 6 है। तो आप 10वां व्यापक पद ज्ञात करो, ठीक है ना। तो आपने कैसे किया, हम जानते हैं कि ऐसे बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुना d होता है। जो मान था आपने वो रख लिया, n पदों का योगफल 468 बराबर 12 बटा 2 2a प्लस 12 माइनस 1 गुना 6। 468 का ये हो गया, 12 में 2 का भाग दिया 6 आया, 2a प्लस 12 माइनस 1 11 होता है, 11 को 6 से गुणा किया 67 हो गया। फिर यहाँ लाया पक्षांतरण किया, पक्षांतरण करके आपके जो 468 में से 396 माइनस की तो पीछे आपके 72 बचे और 72 में आपने 12 का भाग लगाया तो आपका 6 बार गया। वहां से आपका किसकी वैल्यू आ गई a की, प्रथम पद आ गया। अब आपको 10वां पद याद करना है तो a की वैल्यू 6 आ गई, n है आपका 10 और d है आपका 6। तो आपने इस फॉर्मूले में रखा तो a 10 बराबर 6 प्लस 10 माइनस 1 गुना 6 और 10 में से आपने 1 निकाला 9, 9 को 6 से गुणा किया 54, 54 प्लस 6 आपने क्या होता है 60। तो इस प्रकार से आपका 10वां व्यापक पद ज्ञात हो गया। तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों बराबर। हाँ, लाइक करते रहना और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। अगला क्वेश्चन है लाड लो आपका त्रिकोणमिति का। क्वेश्चन है आपका त्रिकोणमिति का। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है सिद्ध कीजिए, क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 1 प्लस cos a, 1 प्लस cos a, सिद्ध कीजिए 1 प्लस cos a अपॉन 1 माइनस cos a किसके बराबर है ये आपके cos a प्लस cot a, ठीक है ना। क्या कह रहा है सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट के अंदर है आपका क्या 1 प्लस cos a अपॉन 1 माइनस cos a बराबर cos a प्लस cot a। लाड लो इस प्रकार का यदि आपको क्वेश्चन दे रखा हो क्या कि सिद्ध करने का, इसमें मतलब उसमें दो पक्ष है LHS और RHS, ठीक है ना। तो किसी एक पक्ष को लेके हमें दूसरे पक्ष के बराबर लाना होता है। तो हमने ले लिया LHS। तो LHS आपका क्या है अंडर रूट के अंदर है आपका 1 प्लस cos a, 1 प्लस cos a अपॉन 1 माइनस cos a, यही है आपका। अब देखो आपको क्या करना है, इस अंडर रूट को हटाना है तो आपको क्या करना होगा परिमेयीकरण करना होगा हर का। तो हम क्या करेंगे अंश व हर को, क्या अंश व हर को 1 प्लस cos a से गुणा करने पर यही करेंगे, ठीक है ना। तो कर दो, आप गुणा करोगे तो आपके क्या आ जाएगा 1 प्लस cos a अपॉन 1 माइनस cos a गुणा 1 प्लस cos a अपॉन 1 प्लस cos a, ये होगा। अब कर लो गुणा 1 प्लस cos a 1 प्लस cos a समान पद है आपके। तो आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर आपका हो जाएगा 1 प्लस cos a का होल स्क्वायर, ये होगा बट्टा यहाँ देखो 1 माइनस cos a 1 प्लस cos a, याद करो आप सर्व समीकरण अलजेब्रा की a माइनस b a प्लस b किसके इक्वल होती हैं आपके a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आपका 1 माइनस cos a 1 प्लस cos a आपके किसके बराबर हो गया a स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर a, मतलब ये हुआ आपका 1 माइनस cos स्क्वायर a, यही हुआ आपका
ये हुआ ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये हुआ आपका, ठीक है ना। अब देखो लाडो आगे चलते हैं, इस तरफ आपको बताता हूँ। 1 प्लस अंडर रूट के अंदर है आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस आपका है 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है आपका साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। अब इसके अंदर अंडर रूट दे रखा है तो हमें अंडर रूट को हटाना है, तो क्या करेंगे हम वर्ग, हाँ तो वर्ग करेंगे तो आपका अंडर रूट हट जाएगा। तो वर्ग करने पे आप देखो ये क्या हो गया अंडर रूट, अंडर रूट का मतलब क्या होता है किसी पे आपका 1/2 घात क्या होती है 1/2, 1/2 और ये आपके दो कट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए और आपका साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा साइन। अंडर रूट का मतलब ये होता है उसका वर्गमूल याद करना, तो 1 प्लस कॉस का ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए और साइन स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा साइन ए। अब लास्ट को क्या करना है, इसको आपको अलग अलग भाग दे दो 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए करना है, और 1 प्लस साइन ए किसके बराबर होता है आपका कोसेक ए प्लस कॉस अपॉन साइन किसके बराबर होता है कॉट ए होता है कोसेक ए प्लस कॉट ए। इधर आपको क्या दे रखा है जी दे रखा है, इस प्रकार आपका LHS बराबर RHS। लाडलो आपको समझ में आ ही गया होगा, यदि समझ में नहीं आया है तो चलते हैं एक बार वापस। आपको क्वेश्चन दे रखा है अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इक्वल कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है ना। अपन को सिद्ध करना है तो आपने इस वाले पक्ष को ले लिया LHS 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए बराबर ये। अब देखो ये आपके इसके अंदर अंडर रूट दे रखा है, अंडर रूट के अंदर हमको अंडर रूट को हटाना है तो हम क्या करेंगे हर का परिमेयीकरण करेंगे। हर का परिमेयीकरण कैसे करते हो आप जानते हो, करते क्या है हम जो आपका हर दे रखा है उसके अंदर जो आपका चिन्ह दे रखा है उस चिन्ह को चेंज करके और अंश व्यवहार से हम गुणा करते हैं, यही करते हैं ना। तो इसी प्रकार हमने यहाँ पर अंश व्यवहार को 1 प्लस कॉस ए से गुणा करने पर तो गुणा क्या तो आपके इस प्रकार से आपके हो गए। ये समान पद है 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो गया और 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए आप जानते हो a माइनस बी a प्लस बी आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो आपका यहाँ हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a आपका किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर a के बराबर। आपको याद होगी जो आपकी पहली सरसमीका है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर a होता है, तो आपका साइन स्क्वायर a बराबर कॉस स्क्वायर को आप उधर ले जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, ठीक है ना। तो इसकी जगह हमने क्या ले लिया साइन स्क्वायर ए। अब अंडर रूट के अंदर और वो भी आपके वर्ग की संख्या दे रखी है तो उसका वर्गमूल ज्ञात करना होता है, तो इसका आपके क्या हो गया अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर हट गया, आपके अंडर रूट के अंदर स्क्वायर था वो हट गया और यहाँ भी आपका साइन स्क्वायर ए भी हट गया। वापस 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस अपॉन साइन ए कॉस अपॉन साइन ए। आपका 1 अपॉन साइन ए किसका होता है आपका कोसेक ए के बराबर होता है और आपका कॉस अपॉन साइन कॉट के बराबर होता है। आ गया होगा समझ में लाडलो। हाँ अब चलते हैं इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना लाडलो। अगला क्वेश्चन है आपका रचनाओं का, किसका क्वेश्चन है रचनाओं का। चलते हैं आगे की तरफ। तो रचनाओं में क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है आपको 3 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर 5 सेमी त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्शरेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 3 सेमी त्रिज्या के, क्या कह रहा है 3 सेमी, तो आपने क्या कहा 3 सेमी त्रिज्या लेके 3 सेमी त्रिज्या लेके एक वृत्त बना दिया इस प्रकार से। तो ये आपने 3 सेमी त्रिज्या लेके एक वृत्त का निर्माण, ठीक है ना। 3 सेमी त्रिज्या लेकर आपने इस प्रकार से एक वृत्त बना दिया, ये आपका 3 सेमी। फिर कह रहा है सकेंद्रीय 5 सेमी, मतलब इसी को केंद्र मान के आपने 5 सेमी त्रिज्या का एक और वृत्त बनाया, ठीक है ना। 5 सेमी त्रिज्या का आपने एक और वृत्त बनाया है, इसी को केंद्र मान के आपने 5 सेमी का एक और वृत्त बनाया इस प्रकार से बना है। अब इस वृत्त पे आपने कोई बिंदु लिया है, ये लीजिए बिंदु P, और जो बिंदु आपका यहाँ था उसको मान लो आप केंद्र था उसको O मान लो। अब कह रहा है बिंदु P से
बिंदु P से इस पे आप स्पर्श रेखा की रचना करो। तो वो सेम बात है जिस प्रकार से आपने क्या था कि यदि वृत्त के बाद कोई बिंदु स्थित है और वहां से आपको यदि स्पर्श रेखाओं की रचना करनी तो आपने क्या किया था, वृत्त के बाद कोई बिंदु ले लिया था, उस बिंदु को आपने केंद्रक से मिला लिया था और जो आपका रेखाखंड था उसका आपने समद्विभाजन किया, ठीक है। तो वो सेम मेथड यहाँ है आपका। तो आपने क्या किया, इससे बाहरी वृत्त है आपका, इस वृत्त के किसी बिंदु को आपने O से इस केंद्र से मिला लिया जो आपका O है। इस प्रकार से आपका OP हो गया। फिर आपको क्या करना है, इस OP का समद्विभाजन करना। OP का समद्विभाजन लाडो आपको मालूम होगा, कोई रेखाखंड दे रखा है उसका समद्विभाजन कैसे करते हैं हम, प्रकाश से जो रेखाखंड दे रखा है उसको आधे से ज्यादा ओपन करेंगे, फिर हम क्या करेंगे ऐसे चार काटेंगे ऊपर व नीचे, फिर बिंदु P से वापस इस प्रकार से हमें चार काटेंगे। तो अपने प्रकार को बोला आधे से ज्यादा और ये प्रकार से आपने ऊपर चार काटा, फिर आपने ऊपर नीचे चार, फिर प्रकार के नाम को यहाँ रखे तो आपने इस प्रकार से आपने एक और चार काटा और यहाँ पे आपने इस प्रकार से और चार, ठीक है ना। जहां ये चार आपस में कट रहे हैं इन चारों को आपस में मिला दिया आपने, इस प्रकार से मिल गया। मिलने के बाद दोस्तों जो आपके O और P कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इस बिंदु से प्रतिच्छेद कर रहा है, इसको मान लो आप M बिंदु, ठीक है ना। MO को त्रिज्या मानते हुए, MO को त्रिज्या मानते हुए आपने एक वृत्त का निर्माण किया। MO को त्रिज्या मानते हुए आपने क्या किया, वृत्त का निर्माण किया, इस प्रकार से काट लो, ठीक है ना। अब जो आपके अंदर वाले वृत्त पे जहां ये आपस में प्रतिच्छेद हो रहे हैं उस बिंदु को आपने बिंदु P से मिला लिया, उस बिंदु को आपने किससे मिला लिया, P से, इस प्रकार से। तो ये आपकी हो गई वृत्त की रचना। समझ में आ गया होगा आपको। इस प्रकार का ये क्वेश्चन था कि 3 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त, 3 सेमी त्रिज्या का आपका ये वाला वृत्त था, ठीक है ना। फिर कहना है इसी वृत्त पर सेकंडरी 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त आपने और खींचा, उस कोई बिंदु से आपने P से इस पे आपने रचना की थी स्पर्श रेखाओं की। अगला क्वेश्चन है लाडलो आपकी प्रायिकता का। किसका क्वेश्चन है, प्रायिकता का। समझ में आ गया होगा। रचना, अब रचना में लिखना क्या, जो आपने किया वो रचना में लिखना है बस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका प्रायिकता का। प्रायिकता का क्वेश्चन है आपका कि एक पेटी में 30 डिस्क है, आपके पास एक पेटी है, क्या है आपके पास एक पेटी है, उसमें आपके 30 डिस्क हैं, 30 क्या है आपके डिस्क हैं, ठीक है ना। एक पेटी में 30 डिस्क हैं जिन पर 1 से 30 तक संख्याएं अंकित है। डिस्क समझते हो ना, उस पे आपके प्रत्येक डिस्क पे 1 से 30 तक संख्या लिखी हुई है, इस पे 1 2 3 4 इस प्रकार से 1 से 30 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता याद कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है ना। तो प्रायिकता का क्वेश्चन है एकदम सिंपल होता है। आपकी डिस्क कितनी है, आपकी डिस्क टोटल पेटी में 30 डिस्क हैं, क्या है 30 डिस्क हैं, तो आपका कुल संभावित परिणाम आपका कितना है 30 है, कुल संभावित परिणाम आपके कितना है 30 है, यही है। फिर आपको क्या कहना है कि 2 अंकों की एक संख्या होने की प्रायिकता करो। अब आप जानते हो 1 से 30 तक, 1 से 30 तक 2 अंकों की संख्या कितनी है, 2 अंकों की संख्या, लाडलो 2 अंकों की संख्या, सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या कौन सी है बताओ, अरे 10, इसका मतलब 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होगी। अब 10 से 30 तक, 10 से 30 तक टोटल कितनी संख्या होगी आपकी 21, 2 अंकों की संख्या कितनी होगी 21, तो 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता आपकी क्या हो जाएगी P बराबर आपका क्या हो जाएगा 21/30, और 21/30 को आप काटोगे तो आपका क्या हो जाएगा 7/10। तो 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता आपकी क्या होगी 7/10। इसी प्रकार कह रहा है एक पूर्ण वर्ग, क्या कह रहा है पूर्ण वर्ग। अब पूर्ण वर्ग की संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी, अब मुझे बताओ आप 1 से 30 के मध्य पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, पूर्ण वर्ग संख्या 1 से 30 के मध्य पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, लाडलो बताओ। अरे सबसे पहले एक, हाँ एक पूर्ण वर्ग संख्या है, फिर 1 का वर्ग 1 होता ना, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, ज्यादा हो रहा है,
तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी है? 1, 4, 9, 16, 25। कितनी है आपके? 1, 2, 3, 4, 5। कितनी है? 5। तो आपका अनुकूल परिणाम कितना आ गया? 5 आ गया। अनुकूल परिणाम आपके कितना है? 5। 5 ही बना। कुल संभावित परिणाम में आपका कितना था? 30 था। तो आपके पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता, पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता, पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी लाडलों? बताओ जल्दी। हो जाएगी आपके 5/30। 5/30 क्या होगा? 1/6। आ गए बात समझ में? तो ये क्वेश्चन फिक्स है आपके प्रश्न पत्र में छपने वाला है। हाँ, लाडलों समझ में आता है? कमेंट और लाइक के जरिए हमें बताते रहे। यदि आपको कोई समस्या आ रही है दिखने में, आवाज में, वो भी हमें कमेंट के माध्यम से बताते रहे। ठीक है ना दोस्तों? अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको खंड सी का। अशोक ने एक टेस्ट में 65 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 5 अंक मिले तथा प्रत्येक अशुद्ध उत्तर पर 2 अंकों की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटते हैं तो अशोक 40 अंक अर्जित करता है। इस समस्या को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करो। क्या कह रहा है? बीजगणितीय रूप में व्यक्त करो। और टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे ये भी कह रहा है। और इसे आप ग्राफ विधि से हल करो। किस विधि से? ग्राफ विधि से। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको आप कैसे हल करोगे? देखो क्या कह रहा है, अपन को कुल कितने प्रश्न थे ये अपन को मालूम नहीं है। कुल कितने प्रश्न थे अपन को मालूम नहीं थे। कह रहा है कि एक टेस्ट में आपके 65 अंक अर्जित किए। 65 अंक। जब प्रत्येक सही उत्तर पर 5 अंक मिल रहा था और यदि आप उस क्वेश्चन किसी क्वेश्चन को गलत कर रहे थे तो आपके 2 अंक की कटौती की जा रही थी। ठीक है ना? तो देखो अपन को यदि मालूम नहीं है कि सही प्रश्न कितने हैं, गलत प्रश्न कितने हैं, अपन को ज्ञात करना है तो पहले उनको मानना होगा। माना सही प्रश्नों की संख्या। क्या माना? सही प्रश्नों की संख्या। क्या होगी आपके सही प्रश्नों की संख्या? बताओ सही प्रश्नों की संख्या क्या होगी? अरे x। इसी प्रकार माना गलत प्रश्नों की संख्या। गलत प्रश्नों की संख्या आपकी क्या हो जाएगी? y। ठीक है? सही प्रश्नों की संख्या x और गलत प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगी? y। फिर जो आपका क्वेश्चन क्या कहना है? प्रश्नानुसार। जैसे आपका क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही आपको करना है। ठीक है ना? अपने मन से कुछ नहीं करना। क्वेश्चन कह रहा है कि सही उत्तर पर 5 अंक मिले तथा प्रत्येक अशुद्ध पर 2 अंक की कटौती की गई। अब देखो प्रश्नों की संख्या x है। यदि आपने प्रत्येक कह रहा, यदि एक क्वेश्चन राइट किया तो आपको 5, 2 क्वेश्चन राइट किया तो आपको 10। आपने कितने क्वेश्चन सही किए? x क्वेश्चन, तो आपको कितने नंबर मिले? 5x मिले। तो आपका क्या हो जाएगा? 5x। फिर क्या कह रहा है कि प्रत्येक ऐसे उत्तर पर आपको 2 अंक की कटौती की गई। 2 अंक की कटौती की गई तो 5x - 2y बराबर, बाद में आपको कितने अंक प्राप्त हुए थे? 65 अंक। कितने अंक प्राप्त हुए? 65 अंक। पहली बात तो ये कह रहा है। दूसरी बात आपको कह रहा है यदि आप सही उत्तर दिया तो सही का आपका हो गया 3 अंक मिलेगा और यदि आपने गलत दिया तो आपको कह रहा है 1 अंक की कटौती हो गई। तो 1 गुना y आपका क्या हो जाएगा? y। उसके बाद में आपको कितने अंक मिले हैं? 40 अंक अर्जित किए। कितने अंक किए? 40 अंक अर्जित। ठीक है ना? तो ये आपका समीकरण 1 हो गया और ये आपका समीकरण 1 हो गया। एक क्वेश्चन हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो क्या कि बीजगणितीय रूप में व्यक्त करो हो गया। दूसरा क्वेश्चन है तो इसको आप ग्राहकीय विधि से हल कीजिए और प्रश्नों की संख्या बताइए। ग्राहकीय विधि से हल कैसे करोगे लाडलो? आप जानते हो ग्राहकीय विधि से समीकरण को ले लोगे, किसी एक मान को आप मानोगे और दूसरा मान आपका हल होगा। ठीक है ना? जैसे आपका समीकरण 1 है, ये पहला क्या दे रखा है? 5x - 2y बराबर 65। यही है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से। ठीक है ना? तो आपका क्या हो जाएगा? 5x बराबर 65 प्लस 2y। 5x बराबर 65 प्लस 2y और आपका x बराबर क्या हो गया? 65 प्लस 2y बराबर 5। ठीक है ना? अब देखो ग्राहकीय विधि में हल आपको यदि करना है तो कम से कम आपको 3 वैल्यूज ज्ञात करनी है x y की। ठीक है ना?
तो 3 वैल्यू आप किस प्रकार से हल करोगे देखो इधर आपको दे रखा था क्या x बराबर क्या दे रखा था x बराबर 65 प्लस 2y अपॉन 5 ये दे रखा था आपको x बराबर 65 प्लस 2y बराबर 5। अब आपको वैल्यू ज्ञात करनी देखो तो आप इस प्रकार से एक टेबल्स बनानी है, ठीक है ना, x और y कम से कम कितने मान लेने हैं आपको 3 मान लेने हैं। तो ले लो पहले आप जब आपने y बराबर 0 लेने पर क्या लेने पर y बराबर 0 लेने पर तो आपका क्या हो जाएगा x बराबर 65 प्लस 0 अपॉन 5 तो आपका क्या हो गया 65 में आपने 5 का भाग दिया तो आपके क्या है 13। जब आपने y बराबर 0 लिया तो आपकी x की वैल्यू कितनी आई 13। अरे समझ में आ रहा है ना, ये एकदम सिंपल है बस। फिर आपको और वैल्यू याद करनी है और वैल्यू याद करनी है तो आप क्या करो y बराबर 5 लेने पर या माइनस में भी ले सकते हो आप ले लो y बराबर -5 लेने पर y बराबर आपने क्या लिया -5 लेने पर तो आपका क्या हो जाएगा x बराबर 65 माइनस अब देखो 65 माइनस कैसे होगा आपने यहाँ y माइनस लिया और -5 को आप 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा आपका -10 तो 65 माइनस 10 अपॉन 5 65 में से आपने 10 निकाला तो पीछे कितना बचा आपका 65 में से 10 निकाला पीछे क्या बचा आपका 55 बटा 5 आपका x बराबर क्या आ गया 11। जब आपने y बराबर -5 लिया तब आपका x की वैल्यू क्या आ गई 11। और ले लो कोई वैल्यू और ले लेते हैं आपने y बराबर -10 लिया y बराबर क्या ले लिया -10 ले लिया तो आपका x बराबर क्या हो जाएगा 65 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका 20 बटा 5 तो आपका x बराबर 65 में से आप 20 निकालो पीछे कितने बच रहे हैं आपके 65 में से 20 गए पीछे बचे आपके 45 बटा 5 और x बराबर आपका क्या आ गया 9। जब आपने y बराबर -10 लिया तो आपके x की वैल्यू क्या आ गई 9। आ रहे हैं लाड समझ में। इसी प्रकार आपको क्या करना है समीकरण 2 से आपको ऐसी सारणी बनानी है समीकरण 2 से। तो आपका समीकरण 2 क्या था देखो समीकरण 2 आपके क्या है 3x y बराबर 40। समीकरण 2 आपके क्या है 3x y बराबर 40 3x y बराबर 40 ये आपका क्या है समीकरण 2 से समीकरण 2 से भी आपको इस प्रकार की टेबल बनानी है ठीक है ना जिसमें कम से कम कितने मान लेने हैं आपको 3x और y। अब देखो तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा 3x बराबर 40 प्लस y हो जाएगा और x बराबर 40 प्लस y बटा 3 ये होगा लाड लो। अब यहाँ आप y की वैल्यूज मान लो कुछ भी मान लेते हो आप ठीक है ना। आपने ले लिया y बराबर 5 y बराबर क्या लेने पर 5 लेने पर y बराबर आपने ले लिया 5 लेने पर जब आपने y की वैल्यू 5 ली तो आपके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी x बराबर 45 प्लस 5 कितना 40 प्लस 5 कितना हो जाएगा 45 बटा 3 और x बराबर आपकी क्या वैल्यू आ गई 15। जब आपने y बराबर 5 लिया तो आपके x बराबर क्या आ गया 15। आ रहा ना समझ में लाड लो बोर तो नहीं हो रहे ना। हाँ अच्छी बात है समझते रहो। यदि आपको समझ में आ रहा है तो लाइक भी करते रहो और सब्सक्राइब करना तो भूलना भी नहीं है और शेयर तो करना ही करना है ना। अब आप और मान लो कुछ y बराबर और कुछ मान लो जिससे आपकी x की वैल्यू मैंने क्या कहा था x y आप यदि x का मानोगे तो y की वैल्यू आएगी यदि y का मान मानोगे तो x की वैल्यू आएगी। तो y का मान और कुछ मान लो आप इसमें और कुछ मान लेते हैं ठीक है ना। तो y बराबर आपने 8 लेने पर क्या लेने पर 8 लेने पर तो आपका क्या हो जाएगा x बराबर आपका क्या होता है y बराबर आपने क्या लेने पर 8 लेने पर ले लिया आपने तो आपका x बराबर क्या हो गया 40 प्लस 8 क्या हो गया 48 बटा 3 और 48 में 3 का भाग दोगे तो आपके क्या आ जाएगा x बराबर 16 ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या आएगी 16 आ गई ठीक है ना। इस प्रकार से एक और कोई वैल्यू लेके आप ज्ञात कर सकते हो। फिर जो आपकी सारणी आई क्या सारणी है जैसे आपकी एक सारणी ये आई है एक सारणी आपकी ये आई है
और दूसरी सारणी आपकी इस प्रकार की आई थी। इन सारणियों को आपको ग्राफ में मान व्यक्त करना है। ग्राफ में मान रखने के बाद में जहां वो आपस में आपकी रेखाएं प्रतिच्छेद हो, इस प्रकार का आपका ग्राफ होगा। ठीक है ना, ये आपका x अक्ष और ये आपका y अक्ष है। इसमें आप मान रखना, मान रखने के बाद में जिस प्रकार से आपकी जहां आपस में ये प्रतिच्छेद हो, प्रतिच्छेद होने के बाद में जिस बिंदु पे ये प्रतिच्छेद हो रही है उस बिंदु के x और y के जो निर्देशांक होंगे वो आपके प्रश्नों की संख्या होगी, सही प्रश्नों की संख्या, और जो y का निर्देशांक होगा वो आपके गलत प्रश्नों की संख्या। तो हो जाएगा ना आराम से आगे। हाँ लाडो, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है लाडो आपके निर्देशांक ज्यामिति का। किसका है? निर्देशांक ज्यामिति का। निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है, बिंदुओं P -3 और 4 और Q 4,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन करने से पहले लाडो मेरी बात को समझना आप। जैसे आपके पास एक कोई रेखाखंड है इस प्रकार की PQ, ये क्या है आपके पास? PQ एक रेखाखंड है। अब इस रेखाखंड के आपको बराबर 3 टुकड़े करने हैं। क्या करने हैं? समत्रिभाजित मतलब बराबर 3 टुकड़े करने हैं। तो आपने इस प्रकार से एक तो यहाँ से काटा और फिर यहाँ से काटा, ठीक है ना। तो ये बराबर 3 भाग हो गए। इस बिंदु को आपने बोल दिया A और इसको बोल दिया आपने B, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में आपके क्या है? P का निर्देशांक दे रखा है और Q का निर्देशांक दे रखा है। आपको कह रहा है समत्रिभाजित करने के बाद में जो आपके A और B बिंदु हैं इनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब लाडो बताओ मुझे, ये 3 भाग में बट रहा है। 3 भाग में यदि मैं इस बिंदु की बात करूं, अब 3 भाग में बट रहा है, बराबर बट रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ? 1 इक्वल होगा, आपके समान होगा। तो ये आपका 1 खंड और ये किसके बराबर? 2 खंड। तो यदि किसी बिंदु के मैं अनुपात की बात करूं तो ये आपका क्या होगा? 1:2, ये होगा ना। और यदि मैं इस B बिंदु के अनुपात की बात करूं, इधर कितने खंड है आपके? 2 और इधर कितने खंड है? 1, 2:1 ही होगा ना। ये किसकी वैल्यू आ गई? आपके M1 M2 की, ठीक है ना। फिर आप जानते हो कि यदि आपके कोई एक रेखाखंड दे रखा है और मध्य बिंदु पे यदि किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तब आप कैसे ज्ञात करते हो? Px, y बराबर, फॉर्मूला याद है या नहीं? M1x2 प्लस M1x1 अपॉन M1 प्लस M2। इसी प्रकार y का निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ आपको P और Q के निर्देशांक दे रखे हैं। P का दे रखा है -3, क्या दे रखा है? -3 और 4, और Q का दे रखा है आपको 4, 5। Q का दे रखा है आपको 4, 5 और क्या है? AB का ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? AB का। तो सबसे पहले आप क्या करो? PQ रेखाखंड के A बिंदु के निर्देशांक, PQ रेखाखंड पर A बिंदु के निर्देशांक, PQ रेखाखंड पर A बिंदु के निर्देशांक, A बिंदु के निर्देशांक। अब लाडो यहाँ से आपको मालूम होना चाहिए कि बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का। तो देखो, जो आपका P है वो किसकी वैल्यू है? आपकी x1 y1, और जो आपका Q है वो किसकी वैल्यू है? आपकी x2 y2। तो यहाँ से आपका क्या? x1 आपके क्या आ गया? -3, और y1 क्या है आपका? y1 है आपका 4, और इसी प्रकार आपका x2 क्या है? आपका 4, और y2 क्या है? आपका y2 बराबर 5 है। ये है। तो अब A बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अनुपात भी क्या है आपका? M1 आपको क्या है? A, और आपका M2 आपका क्या है? M2 2, ठीक है ना। अब A बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का आपके पास फॉर्मूला है AXY बराबर, क्या होता है आपके पास फॉर्मूला? कि M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, यही होता है ना। फिर आपका क्या हो जाएगा? वापस M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2, यही होगा। ये हो गए फॉर्मूले। अब कुछ नहीं, बस यहाँ मान रख लो आप इस प्रकार से, जो है आपके मान रख लो, तो A बिंदु के आपके निर्देशांक आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आपका M1 क्या है? यहाँ 1 है, x2 आपका क्या है? 4 है। 1 को 4 से गुणा करोगे तो आपके क्या आएगा? 4,
प्लस m2 आपका क्या है 2, x1 आपका क्या है -3, तो आपने 2 को -3 से गुणा किया था आपने क्या है -6 बट्टा m1 प्लस m2, 1 प्लस 2 आपका कितना आया 3। अरे कोई समस्या आया? इसी प्रकार इसको हल करो। m1 आपका क्या है 1 और y2 आपका क्या है 5, तो 1 को 5 से गुणा किया था आपने क्या आया 5 प्लस m2 आपका 2 और y1 है आपका क्या 4, ये है। तो 4 को आपने 2 से गुणा किया था आपके क्या आ गया 8 आ गया बट्टा 3। तो आप इस प्रकार से ए बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए 4 - 6 -2 बट्टा 3 और आपके 5 और 8 कितने होते हैं 13 बट्टा 3। ये आपके क्या है ए बिंदु के निर्देशांक। इसी प्रकार आप बी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लो। जब आप बी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करोगे सेम मेथड रहेगा आपका और अनुपात क्या हो जाएगा m1 आपका 2 हो जाएगा और m2 आपका 1 हो जाएगा और आपका बी का निर्देशांक हो जाएगा। आराम से कर लोगे लाडला? हाँ। फिर चलते हैं आगे की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है सांख्यिकी का और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लाडलो। वो क्वेश्चन है आपका क्या कि आपको एक वर्ग अंतराल दे रखा है। क्या दे रखा है वर्ग अंतराल इस प्रकार से आपको और बारंबारता दे रखी है आपको। क्या दे रखी है बारंबारता, ठीक है ना। और कह रहा है कि उसका माध्यक 28.5 है, तो आपको x और y का मान ज्ञात करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये और यही क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में छपने वाला है लाडलो, तो आराम से समझ लेना। क्वेश्चन है आपका वर्ग अंतराल आपको दे रखा है 0 से 10, आपको वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, फिर दे रखा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और आपका 40 से 50 और 50 से 60। ये आपको वर्ग अंतराल दे रखा है और आपको बारंबारता दे रखी है इसकी 5, x, 20 और 15, y 5। ये क्वेश्चन दे रखा है और नीचे एक बात और दे रखी है क्या कि इनका योग किनका बारंबारताओं का योग किसके बराबर कह रहा है ये 60 बराबर है। और क्वेश्चन में कह रहा है जो इनका माध्यक, एक और क्वेश्चन में दे रखा है माध्यक, क्या दे रखा है आपका माध्यक बराबर आपको दे रखा है 28.5, 28.5, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है ये वर्ग अंतराल दे रखी है इस प्रकार के आपको वर्गीकृत बारंबारता बंटन एक सारणी दे रखी है और उसमें कह रहा है x और y की वैल्यू ज्ञात करो और उसका माध्यक है जो आपका 28.5 है। तो कैसे ज्ञात करोगे दोस्तों? देखो आपको माध्यक दे रखा है और वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी दे रखी है, ठीक है ना। तो आप किस प्रकार से करोगे? अब माध्यक दे रखा है उसका मतलब माध्यक से ही होगा आपको, तो माध्यक ज्ञात करने का आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, ठीक है ना। माध्यक बराबर आप जानते हो क्या होता है। अब माध्यक ज्ञात करने में जरूरत किसकी पड़ती है आपको? संचयी बारंबारता की। किसकी जरूरत पड़ती है आपको? संचयी बारंबारता। तो वो संचयी बारंबारता आपको CF की ज्ञात करनी होगी। तो CF आप कैसे ज्ञात करोगे? ज्ञात करना आता है ना? हाँ, आराम से बस पहली बारंबारता क्या है 5, 5 को x में ऐड किया तो क्या हो गया 5 प्लस x, 5 प्लस x और 20 कितने हो गए आपके 25 प्लस x और 25 और 15 कितने होते हैं आपके 40 प्लस x और ये क्या हो गया आपका 40 प्लस x प्लस y और 40 और 5 कितने होते हैं आपके 45 प्लस x प्लस y। ये होगा, ये हो गया आपकी संचयी बारंबारता। अब आपको माध्यक दे रखा x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो कैसे करोगे दोस्तों? यदि बारंबारताओं का योग करें, यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है 60, यदि आप इनका योग करोगे तो जो आपकी लास्ट संचयी बारंबारता है उनके बराबर होगा। तो यहाँ आपके क्या हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y बराबर आपके क्या है 60 है। तो यहाँ से आपका x प्लस y बराबर 60 माइनस 45 हो गया और x प्लस y बराबर 60 में से 45 गया, नीचे कितना बचा आपका 15। कोई समस्या यार? ठीक है ना। तो यहाँ से आपका एक समीकरण बन गया x प्लस y बराबर 15, ठीक है ना। अब देखो आपको संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है, माध्यक दे रखा है, आपको माध्यक का फॉर्मूला याद होना चाहिए। माध्यक बराबर क्या होता है आप जानते हो,
माध्यक बराबर आपका क्या होता है L प्लस कोष्टक n बटा 2 माइनस CF अपॉन F गुणा H। यही होता है फॉर्मूला माध्यक ज्ञात करने का। इसमें आपको मालूम होनी चाहिए L क्या है, n/2 क्या है, CF क्या है, F क्या है, H क्या है, ये सारी बातें मालूम होनी चाहिए। तो ये मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, माध्यक वर्ग ढूंढना पड़ेगा। माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग कौन सा होगा, इसमें आपको माध्यक दे रखा है 28.5, तो 28.5 किसके बीच में है, इनके बीच में है ना, 20 से 30 के मध्य है, इसका मतलब माध्यक वर्ग यही हुआ। तो माध्यक वर्ग ये L होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो आपका L का मान क्या आया 20, ठीक है ना। और आपके F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो F आपकी कितनी है 20, ठीक है ना। और जो आपके H होता है इनका अंतराल, तो H आपका कितना है 10। और CF होती है जो आपका वर्ग दे रखा वर्ग, इस वर्ग के पहले वाले वर्ग की संगत संचित बारंबारता होती है। इसका मतलब आपके CF क्या हुआ 5 प्लस H, CF आपके क्या है 5 प्लस H, CF है आपके 5 प्लस H, ठीक है ना। आगे बात में और n/2, n क्या होता है आपके बारंबारताओं का योग प्रेक्षणों की संख्या कितनी आपकी 60 है, 60 बटा 2, n की वैल्यू क्या है आपकी 60 होगी, ये होगी। अब जो ये मान है इस मान को इस फॉर्मूले में रख दो और हल करोगे आपके तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो रखते हैं फॉर्मूले में, ठीक है ना। माध्यक आपको कितना दे रखा है, यहां से देखो माध्यक आपको कितना दे रखा है, माध्यक है आपको 28.5, माध्यक आपको कितना है 28.5, माध्यक है आपका 28.5, तो 28.5, n आपका कितना था निम्न सीमा 20 प्लस n/2 कितना था आपका 60 बटा 2 30 माइनस संचय बारंबारता आपकी कितनी थी 5 प्लस x अपॉन f, और बारंबारता में कितनी थी आपकी 20 गुणा और वर्ग अंतराल कितना था 10, यही था ना। अब इसको हल कर लो, 20 को इधर भेज दो आपके, तो 28.5 माइनस 20 बराबर आपका क्या हो जाएगा ये 30 माइनस 5 माइनस x अपॉन, ये 0 से 0 कट जाएगा ना, 20 अपॉन 10, 0 से 0 गया, तो आपके यहाँ का बचा 8.5, इस 2 को इधर भेजोगे गुणा में आ जाएगा, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा 25 माइनस x, या 8.5 को 2 से गुणा किया तो ये आपके क्या हो गया 17 बराबर 25 माइनस x, ये होगा ना। तो आपका x बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 17, और 25 में से 17 गया तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। अब देखो आपने पीछे पढ़ा था क्या, आपका एक समीकरण बना x प्लस y बराबर 15, x प्लस y बराबर 15, ये बना था। अब इसमें आपको x की वैल्यू आ गई आपके पास 8, तो y की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो आप, तो यहाँ रखने पर तो आपका y बराबर क्या हो जाएगा 8 प्लस y बराबर 15, और y बराबर 15 माइनस 8, तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा 60। x की वैल्यू कितनी आई 8 और y की वैल्यू कितनी आई 60। तो इस प्रकार का आपका 2014 प्रश्न पत्र के ये क्वेश्चन थे, ठीक है ना। मैंने आपको हल करवाया है 2 क्लासों में, आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें लाडलों। जी हाँ, इसी प्रकार में आपको अगले 2015 है, 2016 है, 2017 के आपके प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो अपने 10वीं में अभी जो वर्तमान में जो सिलेबस से संबंधित हैं, ठीक है ना, उन सारे क्वेश्चनों को मैं आपको हल करवाऊंगा, और उसके उपरांत जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आपके डायरेक्ट प्रश्न पत्र में छपने वाले हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे हल करवाने वाला हूँ। ओके दोस्तों।